हेलो एंड वेलकम बैक टू पी वाई क्यूपेडिया। तो हम लोग रिवीजन थ्रू पी वाई क्यू सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने यूपी पीएससी की प्रीलिम्स की 2018 की जो पार्ट 1 पार्ट 2 की है, आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी, है ना, जहाँ पे डिटेल में एनालिसिस की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये पार्ट 3 डे 3 का है। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, राजस्थान डिजर्ट और थार डिजर्ट इज अ एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राजस्थान डिजर्ट है वो कौन सी पीरियड का है, बेसिकली पूछ रहा है। प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लिस्टोसीन, रिसेंट डिपॉजिट एंड ओलियोसीन। तो ये जो आंसर होगा आपको पेलियोस्टीन एंड रिसेंट डिपॉजिट होगा। तो पेलियोस्टीन और होलोसीन की ट्रांजिशन पीरियड में बहुत ज़्यादा जो आपकी समर, एक हाईएस्ट समर इंसोलेशन आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे ये टी शर्ट बनी थी। तो इसमें जो आपको आंसर जो होगी पेलिस्टोसिन एंड रिसेंट डिपॉजिट। ये आप इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इपोक है एंड पीरियड है, देन एरा है, देन इयोन है। फेनरजोइक है, देन एरा में सेनोजोइक है, देन क्वाटरनरी, टर्शियरी, ये है ना, पैलियोजीन, नियोजीन। तो यहाँ पे इस पीरियड में बना हुआ है पेलियोस्टिसीन वाली में। इस दोनों पीरियड के समय में ना बहुत ज़्यादा आपकी जो समर इंसोलेशन हुई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, है ना, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे आपको डिजर्ट बन गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, पेलिस्टोसिन। और अभी जो रिसेंट में जो आपको टेम्परेचर होती है, जिसके कारण से वो आपका राजस्थान वाली जो डिजर्ट है वो है, ठीक है। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। कौन सी नदी है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं करती है। तो ये आंसर होगी आपकी ताप्ती और तापी या तापी रिवर है, जो कि इससे नहीं करती है ना। जो नर्मदा है, नर्मदा की अगर बात करो तो अमरकंटक हिल जो से निकलती हैं। और तापी जो है वो आपको, तापी जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है तापी, है ना। और ये जो कबम रिवर है, कबम रिवर, ये इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ ये गोदावरी की, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, बैतूल, MP। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इसकी ओरिजिनेशन कहाँ पर से है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएंगी तापी, है ना। ये वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट नहीं करती है वैसी। अब आपको मैंने इसमें सारी दे दी हैं कि वेस्टर्न घाट जो होगा, दिस पोर्सन इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट। तो तापी जो है, नर्मदा जो है, सो देखो आप यहाँ से ये निकलती है, देन दिस वन इज द तापी, है ना। और ये गोदावरी है आपको, देन फिर कृष्णा, कावेरी, है ना। और क्या ये जो आपको मैंने कहा है कि जो कबम है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। तो आपका कौन सी वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, तो वो दैट्स तापी, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। क्लियर। तो ये आपको समझना है। अगला है कि द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का जो वैश्विक गांव है वो किस चीज़ पे आधारित है। सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल विलेज जो है, ये टर्म ये मार्शल मैकलुहान ने दिया था। एंड इन्होंने कहा था कि ग्लोबल विलेज एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सारे जो वर्ल्ड की पीपल हैं वो कनेक्टेड होंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ। देखो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं बोल रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इंडिया अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क भी है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। और जो टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 24% जो होता है वो इंडिया में होता है। और इंडिया की जो टॉप हैं 2023 में जो टॉप राज्य हैं वो हैं, सबसे बड़ा राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, टॉप 3। लेकिन अगर आप बात करें कि दे आर सेइंग कि मिल्क पर काउ, मतलब एक काउ में ज़्यादा कहाँ पे आती है, सो दैट्स ये जो है हमारा वो आपको डेनमार्क है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है। एंड अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस में। उत्तर प्रदेश का कौन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट जो है सो सबसे कम है।
तो अगर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, रामपुर है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और बहराइच है, तो आपकी जो आंसर है वो श्रावस्ती है कि श्रावस्ती में लिटरेसी रेट, जो टोटल लिटरेसी रेट की अगर बात करो तो 46.74 था ओवरऑल। और अगर आप बात करो कि फीमेल की तो 34.78% लिटरेसी रेट थी। तो ये ओवरऑल हो गई। और टोटल उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 67.68% था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती की लिटरेसी रेट 46.74% था और उसमें फीमेल की जो थी वो 34.78% था। रामपुर की अगर बात करें तो ये 44.44 था और बलरामपुर की बात करें तो ये 38.43 है, नॉट नीडेड। बहराइच की बात करें तो 39.18 था फीमेल लिटरेसी और श्रावस्ती की 34.78। और जो लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर की थी वो सबसे ज़्यादा थी, मतलब कि लोएस्ट आपने पढ़ लिया तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसकी थी, वो गौतम बुद्ध नगर की, वो 80.12%। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना। अगला क्वेश्चन है कि द सुल्ताना, गुलाबी एंड कली चंपा वेराइटी है ना, इंडिया के डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, ये किस चीज़ की वेराइटी है, कौन सी फ्रूट की, शरीफा की है या संतरा की है या अमरूद की है या ग्रेप्स की है। तो ये जो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये जो हैं ये आपको ग्रेप्स के डिफरेंट जो है सो पाए वेराइटीज़ हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामन एंड पेपर, मतलब इलायची एवं काली मिर्च में सबसे ज़्यादा कौन है। तो आपको पता ही होगा कि ये आंसर इज द केरला। केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामन एंड पेपर इन इंडिया है और कार्डामन को क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोली जाती है ना, मसाला का राजा, रानी, स्पाइसेज। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैच करनी है स्टेट्स और हाईएस्ट पीक, कौन से स्टेट का हाईएस्ट पीक कौन है। तो आपको पता होगा कि केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी। सो केरला की हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुडी है। एंड नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सरामती, नागालैंड का हाईएस्ट पीक है जिसका सरामती नाम है। और उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदा बेट्टा। तो इसी तरह आप सारे स्टेट का याद रखें तो आंसर इज सी। बट आप याद रखिए कि जैसे उत्तराखंड की नंदा देवी है, उत्तर प्रदेश की एमसोट पीक है, बिहार की आपको सोमेश्वर फॉल्ट है, सोमेश्वर पीक है, सिक्किम की कांचनजंगा है, एंड अरुणाचल प्रदेश की कांगटो है, नागालैंड का माउंट सरामती है, मणिपुर का माउंट टेम्पी है, मिजोरम का फांगोपुई है, त्रिपुरा का बेटलिंग चीप है, मेघालय की शिलोंग पीक है, वेस्ट बंगाल का संदकफू है, एंड देन अंडमान निकोबार की सैडल पीक है, देन उड़ीसा की देवमली है, गुरुलता छत्तीसगढ़ है ना, आंध्र प्रदेश की अरमकोंडा, दोदावेत्ता तमिलनाडु, अनामुडी केरला। ये आप सब याद रखेंगे है ना, दोलीगट्टा तेलंगाना है ना, ये सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, कि कौन हाईएस्ट पीक है किस स्टेट की। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन, आयोडीन की लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है। तो ये चिली है, चिली जो है वो आपको वर्ल्ड में लार्जेस्ट एलिमेंटल आयोडीन प्रोड्यूसर है। और सेकेंड लार्जेस्ट जो है तो सेकेंड में आती है जापान। और इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन कौन प्रोड्यूस करता है, गुजरात। गुजरात में इंडिया की सबसे ज़्यादा आयोडीन प्रोड्यूसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 सेंसस के अनुसार कौन सी स्टेट में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, रूरल और अर्बन दोनों एरिया में। तो ये आपको पता होगा, ये आंसर है हरियाणा। यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो 834 है ना, पर 1000 मेल में 834 फीमेल है, तो ये लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और अरुणाचल प्रदेश जो थी, अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट आपको 972 चाइल्ड सेक्स रेशियो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 सेंसस के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या थी, रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा थी। तो सबसे पहले याद रखिए कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार से रूरल पॉपुलेशन जो थी, रूरल पॉपुलेशन वो 68.84% रूरल थी और अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो 31.16%। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन होंगी हैं। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट रूरल स्टेट जो होगा परसेंटेज के टर्म में, तो ये नंबर की संख्या में पॉपुलेशन में हो गई और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन जो है सो परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन थे और लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो थे वो सिक्किम में थे। तो आपका जो क्वेश्चन है कहाँ पे लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन थे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, परसेंटेज पूछता तो हिमाचल प्रदेश। अगला है कि सबसे पहले एबव इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि
ओरिजिन ऑन अर्थ, अर्थ पे जो ओरिजिन हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है। तो सेल्ड एनिमल्स जो हुई है वो अराउंड 550 मिलियंस ईयर एगो, ठीक है। देन इसके बाद इंसेक्ट आई है आपको 425 मिलियन ईयर अगो। एंड फर्स्ट रेप्टाइल जो है 350 मिलियन ईयर अगो, और ये 250 मिलियन ईयर अगो। तो अब देख लो सबसे पहले कौन से हो जाएंगे। पहली जो होगी सबसे ज़्यादा, सबसे नज़दीक में तो यही आई है ना, ये 550 मिलियन ईयर अगो है। तो सबसे पहले थर्ड होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा। इसकी मैंने पूरी आपको डायग्राम इसमें दिखाई है कि सबसे पहले कौन कौन आए थे, ठीक है। फिश कब आई थी, इंसेक्ट है ना, रेप्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल कंफर्ट इन प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये आपको 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देखोगे कि 18 के सॉल्व करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन 19 में भी रिपीट किया है। तो ये डिफरेंट, थोड़ा टाइप डिफरेंट कर दिया है, बट इन्होंने रिपीट किया है। सो इट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेविंग एनर्जी, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, मतलब अभी जो चीज़ें हैं उसको बिना परित्याग किए हुए भविष्य के लिए भी आप संसाधन और ऊर्जा की बचत करते हो, ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, संपोषणीय विकास। अब इसमें 3-4 टर्म है, जैसे कि वन इज द आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा कि किसी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ाना, जैसे गुड्स और सर्विस ज़्यादा आपको, जैसे पिछले साल में जितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई है उससे ज़्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। और जैसे इसको हम लोग करते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। तो दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, इस साल से इस साल में कितना परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ किया है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया कि जैसे कि जो पॉलिसीज हैं, है ना, वो आपको जो इकोनॉमिक वेलबींग और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए जो आप प्रोग्राम लाते हो, वो दैट्स अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो गया कि पीपल्स की जो वेलबींग है उसको, वो प्रोसेस है ना, जिसमें आप पीपल की फ्रीडम को बढ़ा रहे हो, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसकी वेलबींग इंप्रूव हो रही है। सो दैट्स अ ह्यूमन डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन तो ये आपको दे ही दिया, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपको मनाई जाती है 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाई जाती है टू क्रिएट अवेयरनेस की पॉपुलेशन इंक्रीज करने का सोसाइटी पे, नेशन पे, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो बताते हैं। 5 जून को आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाई जाती है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाई जाती है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाई जाती है। हमारा आंसर 11 जुलाई है, बाकी आप याद रखेंगे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कौन फिक्स करता है पॉवर्टी लाइन इंडिया में? सो पॉवर्टी एस्टिमेशन जो इंडिया में है वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है, प्लानिंग कमीशन। अब जो है सो नीति का आयोग, तो ये एक टास्क फोर्स बनाती है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। उसके अंदर ये सर्वे होती है, उस सर्वे के बेस पे आपको पॉवर्टी लाइन को फिक्स करती है नीति आयोग के द्वारा टास्क फोर्स, जो पहले प्लानिंग कमीशन थी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया लेंथ ऑफ रोड्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है? सो ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे है, और यहाँ पे रूरल रोड भी सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र आपको याद रखनी है, बाकी आपको डाटा इसमें दी हुई है। अगला है डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है? सो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी आएंगी वो बात पूछ रहे हैं इसमें। सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा? दैट्स अ इनकम टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन होगा? सो इनकम टैक्स होगा। ये जो सेल्स टैक्स है या सर्विस टैक्स है या एक्साइज टैक्स है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। क्लियर। देखिए इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और कस्टम ड्यूटी है इनडायरेक्टली है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अगला है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, कैनावेरा है, ओटावा है और नागासाकी है। सो ग्रीन पीस जो है एक ग्लोबल कैंपेन नेटवर्क है जो कि फाउंड है कनाडा में फाउंड किया गया था 1971 में। वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट चेंज या डिफोरेस्टेशन, ओवर फिशिंग, जितनी भी चीज़ें हैं
इस पे क्या करता है, कैंपेन करती है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। कैनावेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल है। और नागासाकी एक जापान में सिटी है ना, क्यूशू आइलैंड पे। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एबीसी इंडेक्स, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? सो एबीसी इंडेक्स जो होगा वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन। नाउ आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपको अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। और ये 4 एस्पेक्ट, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ को देखता है: सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्कूलिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएनडेशा, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन कंट्री लिविंग इन, कितने पॉपुलेशन आपको अर्बन एरिया में रहती है? तो ये मैंने आपको बताया था कि अर्बन में अभी जो अगर बात करें तो अर्बन में रहती हैं अराउंड 56.5% 2021 में रहती है। ये तो 18 के क्वेश्चन है, तो इसमें 55% रहते थे। सो अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड अभी माना जा रहा है कि 56.5% 2021 में। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में अराउंड 79.5% लोग अर्बन में हैं, और डेवलपिंग में 51.8% है। ये आपको यूएनडेसा ने बताया है। क्लियर? अगला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। यू नो, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या क्या आता है? इस SO3 हो गया, HNO3 हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, देन O3 हो गया। तो ये सारी जो होंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। और प्राइमरी में कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्राइमरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी, है ना। सो स्मोक जो होगा वो नथिंग बट द स्मोक और फॉग, है ना, स्मोक फॉग। और जो स्मोक और फॉग से मिलकर बना हुआ है ये स्मोग, ये इंटेंस एयर पॉल्यूशन को दिखाता है। और फ्लाई एश जो होता है ना, तो आंसर जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। और फ्लाई एश जो है ये भी आपको प्राइमरी में आ जाएंगी। फ्लाई एश जो होता है एक फाइन ग्रे पाउडर होगा, जिसमें आपको ये कोल जो फायर पावर स्टेशन होती है, जो कोल से चलती है, कोयला से जो पावर स्टेशन चलती है, उसके बाई प्रोडक्ट में फ्लाई एश आती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसमें होगी, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी वो होती है कि कितनी वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीसीज उस पर्टिकुलर प्लेस पे है ना। तो माना जाता है कि कोरल लीफ की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना। सो कोरल लीफ की, और कोरल लीफ के जितना ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है। ठीक है, अब क्या है कि डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है। सो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज की उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी वेराइटी के स्पीसीज है, वो हो गया डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। डाइवर्सिटी ऑफ जीन की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कितनी जीन अवेलेबल है ना। और डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम मतलब इको वेराइटी ऑफ हैबिटेट, जैसे पानी भी हो गई, लैंड भी हो गया, तो ये सारी कम्युनिटी तो वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आंसर इसका दोनों हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ both can be the answer. So diversity of species, variety of species in a given area, diversity of ecosystem, veracity of ecosystem, पानी भी है, लैंड भी है, diversity of जीन मतलब एक ही पर्टिकुलर प्रजाति का, मेढक का, ये तीनों जीन अलग अलग है। तो कितने हैं, तो ये आ जाएगी आपको डाइवर्सिटी। इवन आप समझिए तो कोरल लीफ की ज़्यादा है अभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, बट यू कैन राइट बोथ द आंसर। यूपीपीसीएस ने दोनों आंसर को सही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोई भी लिखोगे तो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट, से कौन सा नहीं होता है? तो हम बात करते हैं सिल्क जो है वो आपको, देखो ये तो सिंपल से आंसर होगी, मोती। मोती इंसेक्ट से नहीं आती है, तो ये सिल्क जो है वो कोकोन ऑफ सिल्क वर्म के से आती है ना। और ये मलबरी लीव्स को खाती है, ठीक है ना। तो ये बनाती है, कोकोन बनाती है। ठीक है, हनी जो है आपको बी से आती है, पता है आपको। लैक जो है वो रेजिनस सेक्रेशन ऑफ जो बहुत सारी लैक इंसेक्ट्स है उसमें से आती है। लाख इंसेक्ट्स जो होती हैं वहाँ से निकलती है, तो ये भी इन इंसेक्ट से है। पर्ल जो है मोती, मोती जो होती है वो आपको सेल्स ऑफ ओएस्टर्स से आती है ना। और ये
नेचुरल है ना। इट्स एक तरह से समझिए कि जेमस्टोन टाइप की होती है ना। तो सैंड वैंड से बनती है। ये देख लीजिए आप, इस टाइप से मोती निकलती है इसमें। क्लियर। तो आंसर आपका पर्ल हो गया। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लिव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस। मतलब कि पत्ता जो सरसराहट करती है तो उसकी डेसिबल लेवल क्या होता है। तो पहले तो आप याद रखिए कि डेसिबल जो है एक लॉगरिथमिक यूनिट है जो साउंड लेवल को मेजर करता है, साउंड लेवल को। ठीक है, तो साउंड लेवल को मेजर करता है। और डेसिबल लेवल रसलिंग ऑफ ट्री लिव्स का है, वो है आपको 20 dB। अगर जो आप फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं ना, है ना, वो उसकी होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो करते हो 30 dB, है ना। और सॉरी, विस्पर जो मतलब धीरे धीरे जो बात करते हैं उसको 30 dB, और नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन उसकी होती है 60 dB। 70 dB से अगर ज़्यादा होगा तो, और ज़्यादा दिन, तो आपको हियरिंग को इफेक्ट कर सकता है। और अगर आपने 120 dB से ज़्यादा, डेसिबल से ज़्यादा की नॉइज हो गई तो आपको इमीडिएट हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इतनी याद रखेंगे काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 कहाँ पे हुआ था। COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 ये हुई थी पेरिस में, फ्रांस में, है ना। और पेरिस एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, दैट्स एडॉप्टेड ड्यूरिंग द COP21, तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज। इंडिया का सबसे पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब रिलीज हुआ था। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया गया था 2018 में, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 नेशनल मिशन की बात हुई है। उसमें आपको है सोलर मिशन है, इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज मिशन, हिमालयन इकोसिस्टम मिशन, ये सारी हैं। अगला है कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, कौन सा सबसे स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो ओशियन होती है ना। बाकी जितनी भी इकोसिस्टम है वो चेंज होती रहती है, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, डिजर्ट हो गया, वो चेंज होती रहती है, बट ओशियन जो है सो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक ही जैसा रहता है। ठीक है। अगला है कि ये इंसिनरेटर्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है इंसिनरेटर्स का। तो इंसिनरेशन जो होती है दिस इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेज, चीज़ों को जलाया जाता है ना, कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेज, जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको जलाई जाती है। तो इंडस्ट्रियल प्लांट जो होगा, इंडस्ट्रियल प्लांट फॉर वेस्ट इनक्रिनेशन, ये इसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी भी बोलते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट टू यूज बर्निंग वेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक। तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने का है। ठीक है। सो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, और कुछ एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं और वही उसको गर्म करता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, कौन सा नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। सो मीथेन, CH4, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटेंशन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दिया जाता है और उस कारण से वो जब डेथ कर जाती है तो उस पशु को जब खाती है गिद्ध, तो गिद्ध लगभग विलुप्त हो गए हैं। वो कौन सी दवा है। सो द मेडिसिन इज नेम इज द डाइक्लोफिनेक, है ना। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो फार्मर भी यूज करते हैं कैटल के पेन को कम करने के लिए। और जब वो डेथ कर जाती है और उसको जो अगर खाती है गिद्ध, सो इतनी टॉक्सिक होती है कि छोटी डोज से भी वल्चर्स की डेथ हो जाती है, उसकी किडनी फेल हो जाती है। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द लार्जेस्ट CO2, सबसे ज़्यादा CO2 का इमीटर कौन है। तो आज के डेट में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अभी भी चाइना है। 2015 में जो था वो भी चाइना है, देन फिर यूनाइटेड स्टेट है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चाइना देन यूनाइटेड स्टेट। क्लियर।
अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नेचुरल डिजास्टर कॉजेज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेचुरल डिजास्टर सबसे ज़्यादा डैमेज करती है डेवलपिंग कंट्रीज में। नेचुरल का कोई बाउंड्री नहीं है ना, ये सब जगह डैमेज करेगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज मैन मेड, ये कहा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो मैन मेड है। एंड देन इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, तो सबसे पहले गलत है, तो थर्ड तो होगा नहीं, तो थर्ड जैसे ही नहीं होगा तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, है ना। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, है ना, कोई भी कंट्री डिजास्टर फ्री नहीं है। देन भोपाल गैस तो 1, 2 एंड 4 हो सकती है। सो 1 to 4 में नेचुरल डिजास्टर कॉजेज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। आप जापान को देख लो, है ना, वहाँ भी बहुत डेवलप करती है। मैंग्रोव रिड्यूसेज द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, बिल्कुल मैंग्रोव ट्री जो होती है, जो जैसे फोर्स से स्टॉर्म जाती है ना, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है साइक्लोन का, तो कोस्टल एरिया को थोड़ा सा बचाता है मैंग्रोव, तो ये बिल्कुल सही है। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है सो बताया गया है कि ये मैनमेड था। ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, कौन सी गैस रिलीज होनी से हुई थी? मिथाइल आइसो साइनेट, है ना। और ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक कंपनी थी यूएस बेस्ड, वहाँ से ये उसमें आपको मिथाइल आइसोसाइनेट जो है निकली थी, जिससे भोपाल डिजास्टर हुई थी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पहले से ही इसमें सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एंड सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, जिस कारण से ये घटना हुई, तो इसीलिए इसको मैनमेड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी, किसकी ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी होगी? कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन एंड सुपरसोनिक वेव। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्पीड अगर बात करें तो वो है लाइट की। क्लियर। अगला है कि ग्राफीन क्या है? ग्राफीन, सो एलॉय ऑफ कार्बन है कि नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है कि आइसोटोप ऑफ कार्बन है कि नन ऑफ द अबव। सो ग्राफीन जो है ये आपको निकलती है, ग्राफीन जो है सो ग्रेफाइट से, ठीक है। सो ये ग्रेफाइट से निकलती है और ये प्योर कार्बन से बनती है, मेड ऑफ प्योर कार्बन, ठीक है। और जो ग्राफीन है नथिंग बट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, नॉट ए एलॉय। कि एलॉय अगर बात करें तो एलॉय का एग्जांपल पता है आपको? स्टील हो गई, है ना। स्टील जो है वो कार्बन और आयरन का एलॉय है ना। और अगर आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करें तो इसमें 3 आइसोटोप है, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइसोटॉप 3 हो गई, तो आंसर क्या है? ग्राफीन इज अ नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। एलॉय में आप तो स्टील आ गई, है ना, और ग्राफीन को एलोट्रोप कार्बन बोलते हैं, उसको नैनो स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन, साउंड की हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पे होगी? वो सॉलिड में होती है। तो इसमें सॉलिड कौन सा है? स्टील। सॉलिड के बाद लिक्विड्स, फिर लिक्विड्स के बाद गैस। वैक्यूम में कोई साउंड नहीं होती है, नो साउंड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टील में, फिर वाटर में, फिर एयर में। क्लियर। अगला है कि अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, स्मोक में, धुआं में ऐसा क्या रहता है जो आँख को प्रभावित करता है? ओजोन है कि सल्फर डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है? सो ये पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो एक पावरफुल आई इरिटेंट है स्मोक में, जिसके कारण इट इज ऑल्सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसके कारण से जो फोटोकेमिकल स्मॉग में रहता है उसके कारण आई में इरिटेट होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने, ठीक है। जेवी नाडिलकर हम लोग अभी थोड़ी दिन पहले पढ़े थे, है ना। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी की? तो जितनी भी सिट्रिक होती है ना, सिट्रस फ्रूट होती है, सिट्रस फ्रूट जो होती है वो विटामिन सी का सबसे ज़्यादा स्रोत होता है। तो आप इसमें कौन सा है? ऑरेंज है, कैरेट है, आंवला है। तो ही इज आस्किंग कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन सा है? सो रिचेस्ट जो सोर्स होगी वो आंवला है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस, कौन सी जो प्लैनेट है वो जीवन के अस्तित्व के लिए सुटेबल है? मार्स, मरकरी, वेनस, जुपिटर। तो अर्थ के बाद सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है मार्स है, ठीक है। अर्थ के बाद सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो मार्स है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि आइंस्टाइन वाज अवार्डेड
नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरीज। अब आइंस्टाइन रिलेटिविटी की भी थ्योरी दी है, सो किसके लिए मिला है? रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसिफिक हिट्स, ब्राउनियन मोशन। तो नोबेल प्राइज 1921 में किस अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था। इनकी जो फिजिक्स थी, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेज नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, कोल एनर्जी, पेट्रोल ये रिन्यूएबल एनर्जी जो होंगी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है द डीपीएसपी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। कौन सा पार्ट है? सो सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअलिस्टिक और गांधीयन। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 भागों में अपने पढ़ने के लिए बांटी गई है। सोशलिस्ट में आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। लिबरल जो गांधीयन वाली है, गांधी सोशलिस्ट में हो गई, गांधीयन में कौन हो गई? 44, 45, 48, 48A आर्टिकल, 49, 50 एंड 51। और लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक में आ गया 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। तो ये सारी हो गई। मतलब ये तीनों भाग में तीन तरह से डीपीएसपी को बांटा गया है कन्वेंस के लिए। कि 3 तरह की डीपीएसपी हैं, वन इज द सोशलिस्ट, वन इज द लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक, वन इज गांधीयन। ठीक है, तो ये तीनों होंगे। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया। अशोक चंद्रा ने किसको बोला था इकोनॉमिक कैबिनेट? तो अशोक चंद्रा ने प्लानिंग कमीशन, जो भी नीति आयोग है, उसको बोला था इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन, यू नो, दिस इज दैट वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड जो इट वाज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट 5-year प्लान्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये नीति आयोग हो गया है, बट इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया अशोक चंद्रा ने इसे बोला था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि वो वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। में जब PIL लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे? तो उस समय जस्टिस जो थे वो PN भगवती, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और PN भगवती एंड VR कृष्णा अय्यर ये थे। ये PIL का कॉन्सेप्ट लाए थे और ये 1980s में आया था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये इस पे मूवी भी आई थी। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर और संजय बारू। तो उस मूवी में बहुत बार बोला गया है संजय बारू। तो संजय बारू के बुक पे एक मूवी भी आई हुई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस पुस्तक को लिखा है संजय बारू ने। ये मीडिया एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के। ये आपको द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगला है मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले जो मिला था वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिला था। और जो पहला फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुई थी। और जो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल जो है सो फोर्स में आ गए थे, और बाकी आर्टिकल जो हैं वो 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुए थे, और 26 नवंबर को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। तो आपसे जो पूछ रहा है कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी। और कौन कौन आर्टिकल जो है सो 26 नवंबर को लागू हो गया था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 ये इलेक्शन कमीशन की है, ये सिटीजनशिप वाली है ना, 366, 367, 79, 80 है ना, 388, 391, 23 और 394 ये 26 नवंबर को ही आ गया था। बाकी आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया था। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट एबोलिश। कौन सा डिजॉल्व नहीं हो सकता बट एबोलिश किया जा सकता है? देखो, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि पार्लियामेंट चाहे अगर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है
उसको एबोलिश कर सकती है, और जहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है वहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो एबोलिश या क्रिएट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, है ना, बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट बाय स्पेशल मेजोरिटी पास दैट, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए? कर सकती है, बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपको रिजोल्यूशन दे कि भैया इसको एबोलिश कर दीजिए, तो पार्लियामेंट इसको एबोलिश करेगी, या इसको बनाइए तो पार्लियामेंट उसको बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 172 ऑफ 2 कहता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, है ना। और आर्टिकल 83(1) कहती है कि काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, काउंसिल ऑफ ए स्टेट डिजोल्यूट नहीं होंगी। तो कौन ऐसा है जो कि डिजॉल्व कैन नॉट बी डिजॉल्व तो नहीं हो सकती है बट एबोलिश हो सकती है। सो एबोलिश क्या सकता है, डिजॉल्व नहीं होगा। देख रहे हो 172 में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजॉल्व नहीं होगी, और 83 में आपको काउंसिल ऑफ ए स्टेट, राज्यसभा कभी डिजोल्यूशन नहीं हो सकती बट एबोलिश हो सकती है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो 30 जनवरी 2006 से आया था। सो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री की तरह 30 जनवरी 2006 से आया था। 1985 में इसको ये जो था, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, ये डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में आता था। ये 2006 में इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री दे दिया गया। मतलब समझ गए, इस डिपार्टमेंट को 1985 में आपको 1985 में MHRD के अंदर डाला गया था, बट 2006 में इसको सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई थी। तो इसमें पूछा है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, तो ये 2006 होना चाहिए, बट ये इसमें नहीं है ऑप्शन, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, लोकसभा में कितनी हो सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, और उसमें 530 मेंबर जो होंगी वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम, और 20 मेंबर जो होगा यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, तो मैक्सिमम यूटी को कितना रिप्रेजेंट कर सकता है? 20। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 2018 पार्ट। 2018 की हमने 150 क्वेश्चन कर ली है ना, 3 फेज में। दिस इज द पार्ट 3। अब जो हम आगे करेंगे वो आपको 2019 की करेंगे ऐसे ही। ठीक है, सो इन 2018 पार्ट अगर आपको कोई भी इशू होगा, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी। ओके, और दिस इज द कोटेशन ऑफ द डे कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो यू हैव टू, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, है ना। सो प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये इसमें है। आपको PDF इस यहाँ से मिल जाएगी, PYQ_PDF से, और आपको YouTube पे आपको ये लेक्चर मिल जाएंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट 2019 UPPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।